मैंने सेलेक्ट कर लिया था, नहीं किया था। अच्छा हाँ सेलेक्ट कर लिया था, एक सेकंड रुको मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ तो अब आते हैं, कहते हैं यहां पर HCP पैकिंग है एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल्स ऑफ इट। ओके, हमें मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एक यूनिट सेल में Z की वैल्यू 4 हो, ध्यान से समझना, या N मान लो, Z की वैल्यू N हो, तो उसमें टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होते हैं, जस्ट डबल होते हैं, ट्वाइस ऑफ N होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं N। अब यहीं से लॉजिक आप पकड़ लोगे तो टोटल वॉइड्स कितने हुए? टोटल वॉइड्स, बस यहीं से सारा लॉजिक पकड़ना है और कुछ नहीं। N और ट्वाइस ऑफ N प्लस N कितना होता है? थ्राइस ऑफ N। ये लो, बस यही करना था और कुछ नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं, आपको सिर्फ N की वैल्यू निकालनी है। यहां N क्या होगा जरा देखो ना, 0.5 मोल दिया हुआ है। क्या मतलब है इसका? आपको पता है कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, 22 भी लिख सकते हो। तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे? 6/2। यस, आधा ही तो कर रहे हो। ये इतने आया सबको समझ में? यस और नो? कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, यस और नो? आ गया सबको समझ में? एक मोल में इतने एटम होते तो आधे मोल में कितने होंगे? उसका आधा। तो तुम्हारे पास N का वैल्यू आ गया। N का वैल्यू कितना है? 3.023 को क्या 12 मान लो, 012 इंटू 10⁻23, ये N का वैल्यू है। एक मोल में इतने एटम होते हैं तो 0.5 मोल में इतने एटम होंगे। सबको समझ में आ गया? और आप देखो टोटल जितने एटम हो उसके 3 गुना वॉइड निकलेंगे, टोटल वॉइड। देखो जरा ध्यान से, अगर जरा ध्यान से इसको चेक करना, अगर Z का वैल्यू N है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे ट्वाइस ऑफ N, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे N, तो टोटल वॉइड कितने होंगे? थ्राइस ऑफ N। अब आपके पास ये देखो N की वैल्यू कितनी है, ये आपको समझ में आ गया? N की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻23। इसको मात्र आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, सो 9 इंटू 10⁻23, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। टोटल वॉइड्स में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 इंटू 10⁻, तो आंसर कितना आएगा? सो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 6 इंटू, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं 10⁻23, और टोटल वॉइड्स कितने होंगे? दैट इज 9 इंटू 10⁻23। दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको दिखा देता हूं, जिस जिसको समझ में आ गया, काफी बच्चों ने तो इसका आंसर निकाल ही दिया था, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जरा आप समझो। नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल्स ऑफ HCP। तो क्या करना है? एक मोल में होता है 6.023 इंटू 10⁻0.5 में कितने होंगे? निकाल लिया था हमने। सबको समझ में आ गया? अब आप देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, जानते हो? तो आंसर आ गया ये। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो टोटल इन दोनों को जोड़ना था, तो टोटल आ जाता। टेट्राहेड्रल वॉइड आपने निकाल ही लिया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, और 2 नंबर पक्के अगर आप ये करके आ गए तो है कुछ नहीं। बच्चों को डर लगता है बट है कुछ नहीं इसके अंदर। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिल्ली 2010 का सवाल है। सवाल क्या पूछा गया? Chromium metal crystallizes in a body-centered lattice, okay, BCC. Its length of the unit cell is 287 picometer. अब आपसे सवाल क्या पूछता है? Calculate the atomic radii of chromium. इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल। तो अब इसका आंसर कैसे करोगे? मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूं। आपको क्या दिया हुआ जरा आप चेक करो। दिस इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के लिए 4R किसके बराबर होता है? बताया था थोड़ी देर पहले, किसके बराबर होता है? √3a के बराबर होता है। अब आपको निकालना क्या है? एटॉमिक रेडियाई। तो R का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? √3 इंटू a/4। यस, √3 इसकी वैल्यू रख देना। A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये रही 287 पिकोमीटर में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो पिकोमीटर को एज इट इज रख दो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो रेडियस आपकी 4 आपके किस में आ जाएगी? पिकोमीटर में आ जाएगी। इज दिस क्लियर? दिल्ली 2010 का सवाल है, आगे कैलकुलेशन करनी थी और इसमें 2 मार्क आपके पक्के थे। किस किस को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस को लगता है ये तो क्वेश्चन बेहद आसान था? कम ऑन डोट, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जरा देख लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं। R की वैल्यू इतनी आएगी पिकोमीटर में, ये रही आपके सामने। दैट्स इट। किस किस को समझ में आ गया? यस यार, काफी बच्चे तो एकदम मेहनत करके आए, दिख रहा है मेरे को भाई, तुम लोग कमाल करोगे। तो जरा देखिए हम लोग कौन बच्चे हैं जो यहां पर एकदम बहुत अच्छे वाली मेहनत करके आए हैं। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, कमाल कर रहे हो यार तुम लोग। दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया। हाँ, ये नंदिता दास, द पिक इज रियली गुड। टिंकू जिया, क्या हालचाल?
बहुत बढ़िया, दैट्स रियली अमेजिंग। चलो तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो तुम लोग अगले सवाल के लिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, ऑल इंडिया 2014 का सवाल है। क्या पूछा गया है? अरे सवाल तो मैंने दिखाया नहीं आपको। सवाल पूछा गया है, एन एलिमेंट विद डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे रखी है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल, एज लेंथ दे रखी है आपको 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, Na की वैल्यू दे रखी है। सवाल को कैसे सोल्व करोगे? एंड दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एज वेल। अब इसके लिए मैं बताऊं, सच बता रहा हूं, ले दे के बाद सिंपल है कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। किस किस को डेंसिटी का फॉर्मूला आता है बताओ? सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस को याद है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। मेरे से जो, हाँ मनन खान, महम खान ने तो लिख ही दिया है। किस किस को आता है डेंसिटी का फॉर्मूला? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। बताऊं कैसे याद करना है? ये वाला, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुझे कसम आके मिलना यूं ही, एक जान है तुम ही, दो बदन एक। गाना नहीं आता मेरे को। तेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। जरा देखो, एक बात बताऊं, देखो इसका आंसर कैसे निकालना है। तो देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड जनम 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 एंड दैट इज वेरी फेमस सॉन्ग। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुना है तुम लोगों ने? तो मैं उससे आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद करता हूं, जनम 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 जनम। कितनी बार गाया तुम जनम जनम जनम? 3 बार। तो एक ही, और किसने गाया था? अरिजीत सिंह ने। तुम्हें फॉर्मूला कौन बताता है? ए स्क्वायर। तो अरिजीत सिंह ने गाया है, ए स्क्वायर फॉर्मूला बता रहा है। तो अरिजीत सिंह का ए और मेरा ए स्क्वायर, ए क्यूब हो गया। क्या बात है, मतलब गजब तरीका। अब यहां से क्या करना है आपको, जरा देखो। आपको निकालना है कैलकुलेट दी मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास निकाल लो। तो आपको डेंसिटी से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब को मल्टीप्लाई करना है और जेड से डिवाइड करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस आप इतना ट्राई करो कि सारी जो यूनिट है ना, जैसे कि डेंसिटी की यूनिट अगर आप सेंटीमीटर में लिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ए की वैल्यू भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जो कि है। तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो रो की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रहा 2.8। सबको एज इट इज लिखो, देखो 2.8, साथ में लिखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, सॉरी -3 लिख दिया। यूनिट के साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और इनटू Na का वैल्यू क्या है आपके पास? ये रहा 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। लिखो, यूनिट के साथ लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप ए क्यूब की वैल्यू लिखो, देखो वो रही, वो कितनी है? देखो यहां पर लिखता हूं, तो लिखा 4 इंटू 10⁻⁻8। देखो ये सेंटीमीटर है, तो इसका तो पहले आपको क्यूब लिखना है। फिर सेंटीमीटर का भी तुमने क्या किया? क्यूब, क्योंकि उसकी क्यूब करी है, तो ये तो सेंटीमीटर है, क्योंकि ए की क्यूब है ना, तो उसकी यूनिट की भी क्यूब हो जाएगी। लिख दिया। नीचे जेड का वैल्यू क्या है? ये एफसीसी पैकिंग है, तो जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो इसको 4 से डिवाइड करना है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आप खुद ही देखो कि टोटल यूनिट लास्ट में कितनी निकल के आ रही है। ये सेंटीमीटर माइनस का 3 और सेंटीमीटर 3 कट गया आपस में। अब यूनिट क्या निकल के आ रही है? जरा देखो, ये रहा ग्राम और ये क्या है? पर मोल। तो m की वैल्यू ग्राम पर मोल में आ रही है। समझ में आ गया? सो m की वैल्यू आपको यूनिट भी दे रही है, दैट इज ग्राम पर मोल। इसका मतलब आप सही से कैलकुलेट कर रहे हो। इज इट क्लियर? और फिर आपको क्या करना है? ये 2.8 ये नंबर आपसे मल्टीप्लाई करने हैं, खत्म कहानी। सो दिस इज हाउ टू यू हैव टू सोल्व इट। इज दिस क्लियर? किस किस ने यहां पर पूरे के पूरे 2 मार्क बनाए? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। किस किस ने यहां पर पूरे के पूरे 2 मार्क बनाए? वो खुश हो जाएगा, एकदम खुश होने का। सबको समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व। यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जन्म जन्म जन्म। दूसरा आप ट्राई करो कि इसके अंदर जो डेंसिटी है वो भी सेंटीमीटर में गिवन हो और यूनिट उसकी, और ए की यूनिट भी सेंटीमीटर में गिवन हो, तब जाके काम आपका आसानी से बन जाएगा। डेटा रखना और कुछ नहीं, नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो। समझ में आ गया? बस इतना ध्यान रखोगे, काम हो जाएगा। चलिए, तो फाइनली आपको मैं आंसर दिखा देता हूं। बहुत ही बढ़िया। एंड दिस इज द आंसर। आपको गिवन क्या है? ये देखो, ये आपका डेटा गिवन था, आपसे सिर्फ m की वैल्यू पूछी थी और आपको सिर्फ m की वैल्यू ही निकालनी थी। m का ये फॉर्मूला है, आपको बता दिया कैसे निकालना है, उसके बाद ये वैल्यू रखी है एंड फाइनली आंसर आपके सामने है। दैट इज 26.98
ग्राम पर मोल, और इन्हें भी यूनिट रखी है। देखो यूनिट रखने से क्या होगा, आपको असली यूनिट आ जाएगी जो आपको लिखनी है, आंसर के बाद आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब 3 सवाल 3-3 मार्क के आएंगे, ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, तैयार हो क्या 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए? कौन कौन तैयार है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। अब 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कौन कौन तैयार है? लिखिए लिखिए, फटाफट से लिखिए। 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कौन कौन तैयार है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कम ऑन डूड। बहुत ही बढ़िया, सब लोग रेडी हैं, एकदम सुपर डुपर रेडी हैं, मचा दिए हो तुम लोग यार। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं, तो आप लोग तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अब देखते हैं हम लोग 3 मार्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये देखिए 2011 में सवाल पूछा, 3 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन था, 2011 का सवाल था। क्या पूछा गया? एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी पैकिंग। रेडियस दे रखी है आपको 125 पिकोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल? लेंथ कितनी होगी? हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब? सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो काफी अच्छा है, पहला सवाल तो आसान है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज रियली गुड, बट सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से मिलेगा। पहले तो आपसे पूछा यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है, समझ में आया? उसी से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, तो जरा ध्यान से इसको समझना, कैसे आंसर आपको निकालना है। तो जरा देखो, और ऐसे सवाल आपके नीट में आते हैं। कई बच्चे सोचते हैं, कई बच्चों ने, कई लोगों में भ्रांतियां पैदा कर रखी हैं कि नीट में तो मंगल ग्रह से सवाल आएंगे और बोर्ड एग्जाम में तो इजी आते हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं, और कई बार तो इससे भी आसान होते हैं। आपका बोर्ड का पेपर ज्यादा हार्ड होता है, पता है तुम्हें? कई बार बोर्ड का पेपर हार्ड होता है और नीट का पेपर इजी होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, कई लोगों ने नीट को हवा बना के रखा है, जबकि कुछ नहीं है। आप बिलीव करो, अगर आप बोर्ड का बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो आप नीट में बहुत अच्छा कर जाओगे। इसका एग्जाम्पल है आकांक्षा खुद। लास्ट ईयर में आकांक्षा ने, आपको पता है, 2 घंटे के अंदर अंदर नीट के पेपर को खत्म कर दिया था। और उससे कभी पूछना तुमने बोर्ड के पेपर को कितनी देर में खत्म किया था? उसको बोर्ड का पेपर करने में, ध्यान से सुनना, हर बार बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के बोर्ड के पेपर करने में उसको 2.5 से 3 घंटे के बीच में लगे, लेकिन उसने नीट का पेपर 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दिया था। तो आप अंदाजा लगाओ कि जो लोग हुआ बनाते हैं नीट को, बेटा बोर्ड के एग्जाम ज्यादा हार्ड होते हैं आजकल। तो समझ में आया? हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए खुशखबरी, नीट का एग्जाम है, हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए। ऐसे किया तो देखो, अपनी मेरी तरफ से कर दो तुम। ऐसे क्या करोगे? हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए खुशखबरी, नीट का एग्जाम आसान होता है। सच बता रहा हूँ, पूछ लो, आकांक्षा दीदी से जाके पूछो, बोला अरविंद सर ऐसे कह रहे थे, आप सच सच बताओ। किसी भी टॉपर से जाके पूछ लो, बता देगा, है ना। सो किस किस को एक खुशखबरी अच्छी लगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ऐसा अब मैं तो तुम्हारे कंप्यूटर से निकल के, लैपटॉप से निकल के, मोबाइल से निकल के ऐसे तो कर नहीं सकता हूँ यूं करके। तो मैं अब जैसे, बस तुम अपना हाथ लो, ऐसे समझो अरविंद सर ने पकड़ा, ऐसे गाल ऐसे पकड़ा, मेरे चुन्नू मुन्नू बच्चे के लिए खुशखबरी। अरे एक बात बताऊं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पता है इतने क्यूट क्यों होते हैं? और स्पेशली वो गोलगप्पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, रसगुल्ले जैसे छोटे बच्चे देखे आपने, उनके गाल एकदम ऐसे मोटे मोटे से होते हैं, वो तो इतने प्यारे लगते हैं ना। आप कभी बच्चे देखना, जो बच्चा गोल मटोल सा एकदम गुब्दू सा होगा, गुब्दू समझते हो, गाल निकले होंगे, पक्का आपका मन करेगा उसके गाल को खींचने का, ऐसे करके ने ने ने, उसको बड़ा गुस्सा आता है, आपको मजा आता है नहीं? सो मेरे गुपचू गुपचू से प्यारे से बच्चों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो चलो अब मैं इसका आंसर देता हूं, जरा ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे रखी है, सीसीपी। तो सीसीपी और एफसीसी में कोई फर्क नहीं होता, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इन दैट केस 4R किसके बराबर होता है? √2a के। चाहे सीसीपी पैकिंग हो चाहे एफसीसी पैकिंग हो, समझ में आ गया? सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। अब आपको निकालना क्या है? a की वैल्यू निकालनी है। a कैसे निकालोगे? 4R/√2 निकाल लो। ये पहले सवाल का जवाब है। r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? किधर गया बे? बोला 125 पिकोमीटर। तो 4 × 125, ठीक है, ये पिकोमीटर है। चाहो तो उसको देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम दे रखा है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻⁻, पिकोमीटर मतलब 12 होता है, 10⁻⁻10। तो इसको कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻10। आर की वैल्यू को पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज सेंटीमीटर। अब आंसर जो आएगा बेट तुम्हारा ए का, वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये तो पता है ना, पिको मतलब 12 होता है, मतलब -12, उसको -10
अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का 2 बचेगा। समझ में आ गया सब लोगों को? सो 4 125 10⁻⁻10 अब सेंटीमीटर में हो गया, तभी तो 10⁻⁻। सबको समझ में आ गया ना ये कैसे किया? इज दिस क्लियर कि मैंने 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अब आपके पास a का वैल्यू आ गया विच इज इन सेंटीमीटर। अब मैंने सेंटीमीटर में क्यों निकाला पता है? आपसे आगे क्या पूछ रहा है, ये क्या है? ये एक यूनिट सेल का एज लेंथ है। समझ में आया? एज लेंथ है ये एक यूनिट सेल का। तो एक यूनिट सेल का अगर ये एज लेंथ है तो बताओ 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हुआ? 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हुआ? दैट इज ए क्यूब। तो जो भी आपको ऊपर दे रखा है उसकी क्यूब करोगे, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। समझ में आ गया? तो एक यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है? इस ये जो भी आ रहा है डेटा उसकी क्या करोगे? क्यूब। समझ में आ गया? अब आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये सवाल पूछ रहा है कि अगर आपके पास वॉल्यूम हो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो उसमें यूनिट सेल कितनी होंगी? तो आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है। समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो आपसे सवाल पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपके पास स्पेस हो तो उसमें कितने यूनिट सेल होंगे? तो आपको क्या करना है? टोटल स्पेस 1 सेंटीमीटर क्यूब को यूनिट सेल की एक वॉल्यूम से भाग दे दो। समझ में आ गया? क्योंकि एक यूनिट सेल इतना वॉल्यूम घेरती है। खत्म हो गई कहानी। तो बेसिकली आपको क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा? टोटल, दिमाग लगाओ, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? विच इज टोटल वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ये दे रखा आपको, इसी का क्यूब करना था इस डेटा का। मैं मान लेता हूं कि ये टोटल डेटा निकल के आ रहा है वो x मान लेते हैं, तो x की क्यूब करनी है आपको, नीचे से उसको डिवाइड कर देना है। यहां x की क्यूब कर दोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगी। आया समझ में? ध्यान से सुनो, एक यूनिट सेल का इतना वॉल्यूम है। आपसे पूछा कि आप बताओ कि अगर एक यूनिट सेल इतना वॉल्यूम घेरती है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स होंगे? यही सवाल पूछा आपसे, ठीक है? तो अब आपको रियल एक्चुअल आंसर की तरफ लेके चलता हूं। किस किस को ये समझ में आ गया एक ही बारी में? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो तो इसका आंसर बताता हूं कैसे निकलेगा। वैसे मैंने बता दिया है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सीसीपी हो चाहे एचसीपी पैकिंग हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एंड दैट इज A = 2√2R। मतलब ये वही फॉर्मूला है, उसने बस कान अलग से पकड़े। 354 पिकोमीटर आएगा, पर ये पिकोमीटर है और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले आपको। तो देखो यहां पर 354 पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लिया। ये आपके पास 354 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 10⁻⁻8 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर डेसिमल ले लिया उसने। आप इसको यूं भी लिख सकते थे, घबराओ मत। आप इसको यूं भी लिख सकते थे 354 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? यही मैंने किया था। इसने क्या किया? 354 नहीं लिखा है, 3.54 लिखा हुआ है। गौर से देखो, समझ में आ गया? तो दोनों में फर्क है जो इसने सोल्व किया है। जो अपन नहीं किया वो भी सही है, गलत नहीं है। तो आप ये कर लोगे 354 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखो, इसी की ये आपकी ए की वैल्यू है, ए की क्यूब करो। क्यों किया? क्योंकि आप यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना चाहते हो कि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, तो उसकी क्यूब करोगे। तो इसने आपने इस डेटा का क्यूब किया तो ये आ गया। अब आप देखो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है तो क्या करोगे? टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उसमें यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आंसर देखो, आपको दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब, दिखाई दे रहा है? पीछे चलना पड़ेगा। कहां गया मेरा रिमोट? सो अब ध्यान से इसको देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतना दिया हुआ था और ये किसका वॉल्यूम है? ये है आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम। डिवाइड कर दो, यही हमने किया था x क्यूब से, याद है? तो ये आंसर आएगा आपका। दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व इट। और जो बच्चे ईमानदार हैं, जिनको थोड़ी बहुत मैथ अच्छे से आती है, दे कैन सोल्व दिस वेरी इजीली। पर बहुत अच्छा सवाल था, एंड दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिल्ली 2016 का सवाल है। क्या पूछा गया जरा आप देखो, दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 मार्क का है। पूछता है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस, एज लेंथ दे रखी है 800 पिकोमीटर, डेंसिटी ऑफ द सेल इज 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट।
ये सवाल पूछा गया आपसे, समझ में आया? तो मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, बीसीसी का मतलब क्या होगा जरा बताओ मुझे, कैसे सोल्व करोगे? आपको यहां पर क्या दे रखा है जरा देखो, आप सारे डेटा को ध्यान से लिख लोगे तो वैसे आपको पता लग जाएगा। बीसीसी दे रखा है तो आपको बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2, पहली चीज तो ये। फिर आपको क्या देखा है, एज लेंथ दे रखी है ए, पिकोमीटर के अंदर कितनी है 500 पिकोमीटर, उसको बदल लो 500 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में ले लो उसको, बेटर ये है। डेंसिटी, क्योंकि ये भी डेंसिटी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पूछता हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट 300 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले तो आप 300 ग्राम को तो भूल जाओ, सवाल ये है कि जब आपको डेटा दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर m की वैल्यू निकालोगे। समझ में आया? आपको a दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, z दे रखा है, तो आपसे m ही तो पूछा है, मोलर मास ही तो पूछ रहा है वो। और अगर आपने मोलर मास निकाल लिया तो आप नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे। कैसे पता? आपको याद है मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ मुझे, मोल्स कैसे निकाले, नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले जाते हैं? पढ़े हो के आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना? फॉर्मूले पढ़े हो नंबर ऑफ मोल्स का, क्या क्या पढ़े हो? गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, पढ़े हो ना तुम लोग? तो अब आपको देखो यहां पर ये दोनों बराबर होते हैं, आपको W की वैल्यू पता है, ये रही 300 ग्राम्स, मोलर मास तुम यहां से निकाल ही रहे हो। अब आपको N की वैल्यू निकालनी है, Na की वैल्यू तुम्हें आती है, ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लोगे। अब सवाल है कि M कैसे निकलेगा, तो उसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जन्म 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 साथ चलना यूं ही। इससे आप M का वैल्यू निकाल लो, तो M का वैल्यू कैसे निकलेगा? डेंसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई Z। सारी वैल्यूज तो हैं तुम्हारे पास, डेंसिटी की वैल्यू ये रही, Na की वैल्यू तुम्हें पता ही है, कांस्टेंट है, ए क्यूब की वैल्यू ये रही, ए की क्यूब करनी है, Z की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है। ऐसे करके M की वैल्यू निकाल लोगे। जब M निकल जाएगा तो W की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 ग्राम्स, डिवाइड बाई M की वैल्यू तुम यहां से निकालोगे ग्राम पर मोल, जो भी निकलेगी यहां से वो रखोगे वहां पर। Na की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, तो आपको N की वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज द क्वेश्चन ओनली। आया समझ में? 300 ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करोगे, मोलर मास की वैल्यू यहां से निकलेगी, ये रही मोलर मास की वैल्यू निकल रही है, और एवोगैड्रो नंबर साथ में दे रखा है, N की वैल्यू निकालनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको फिर से दिखाता हूं जिसको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे सवाल है और ये आपको करने हैं बैठ के घर पे। ठीक है, तो जरा देखो, आपको एज लेंथ दे रखी है, ध्यान से देखना डेटा क्या दिया, 500 पिकोमीटर कन्वर्ट करो 500 10⁻⁻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 ⁻
जवाब देते रहना। मास ऑफ सब्सटेंस 300 ग्राम, ये मास है। Z की वैल्यू BCC के लिए 2 होती है, डेंसिटी आपको दे रखी है, तो यहां से आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो M की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? M की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेंसिटी, ये एवोगैड्रो नंबर, A क्यूब, Z सारी वैल्यू रख देना। मैं आपसे कहता हूं आप कैलकुलेट मत करो, Na को Na ही रख देना, क्योंकि पता क्यों? क्योंकि आगे जाके जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकालोगे वहां पर भी Na से Na कैंसिल हो जाएगा। बेटर नोट टू पुट दी वैल्यू एंड नोट टू कैलकुलेट इट। मैं आपकी जगह होता तो मैं Na की वैल्यू रख के कैलकुलेशन नहीं करता, मैं Na को Na ही रखता, क्योंकि आगे जाके Na कट जाएगा। आया समझ में? फाइनली M की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं है। जब आपके पास M की वैल्यू निकल चुकी है, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? एवोगैड्रोस नंबर गिवन मास डिवाइड बाय M। ये आंसर इस तरह से निकलना था। ये कहां से आया पता है? ये फॉर्मूला अभी निकाला था तुम लोगों। कौन सा? आप लोग याद करो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे? दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो तुम्हें n की वैल्यू ही निकालनी है, तो गिवन मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, और डिवाइड बाय मोलर मास। तो आप देखो, ये आपको एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, Na की वैल्यू, ये मास दे रखा है और ये मोलर मास दे रखा है। वही सेम फॉर्मूला है, और यहां से नंबर ऑफ एटम निकल रहे हैं वो इतना है। ये वही फॉर्मूला है जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में पहली क्लास में पढ़ते हो। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। समझ में आया? अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। फाइनली हम लोग आखिरी सवाल की तरफ हैं। यो, आखिरी सवाल था क्या हमारा? इतना बड़ा मुंह कैसे खोल लिया इसने? एक ईमानदारी से बात बताओ, आपने इतना बड़ा मुंह पहले कब खोला था? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, देखिए कितने लोग क्या आंसर करते हैं।
इतना बड़ा मुंह जो भाई साहब ने खोला है, इतना बड़ा मुंह सबसे पहले आपने कब खोला था? ओ ऐसे करके, तो आपने इतना बड़ा मुंह पहले कब खोला था? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। या ये देखो अलग, कैसे हो मनीषा? बेटा पढ़ ले थोड़ा बहुत, नहीं तो पेपर में तुझसे पूछा है बेटा तू कैसा है? गोलगप्पे खाते टाइम। वेरी गुड, स्मार्ट आंसर। मैंने बताया इतना बड़ा मुंह पहले कब खोला था? बोले गोलगप्पे खाते टाइम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। दिल्ली 2018 का आखिरी सवाल है, क्या पूछा गया है? पॉइंट इफेक्ट क्या होता है और उसको डिस्क्राइब करो। पॉइंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई एटम अपनी जगह से खिसक जाता है तो उसे डिफेक्ट कहते हैं, और एटम के खिसकने को पॉइंट इफेक्ट कहते हैं। पॉइंट इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? पॉइंट इफेक्ट 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, जब पॉइंट इफेक्ट का मतलब आर इरेगुलरिटी एंड डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट इफेक्ट। और ये 4 तरह के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की। अब इनके एग्जांपल आप लोगों को देके आने हैं, ठीक है। स्पेशली जो 2 शुरू के होते हैं वो एटम्स के अंदर होते हैं, ये आयंस के अंदर होते हैं, जानते हो? यस, तो यही लिख के आना है आपको। आखिरी सवाल तो बेहद आसान था। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कोई इंटरस्टिशियली अपनी जगह छोड़ के शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। और शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है कि यहां से तो 2 आयन ही गायब हो जाते हैं, कैटायन और एनायन गायब हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। बहुत बढ़िया, फाइनली यस, सॉलिड स्टेट हमने खत्म कर लिया। किस किस को ये सारे के सारे सवाल आते थे? नहीं भी आते थे तो किस किस ने सारे के सारे सवाल सीख लिए? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन यस सर। हाउ द जोश? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन हाउ इज द जोश। टिंकू जिया बहुत हंस रही है आज। चलो तो यहां लिख के बताओ सब लोग, सीख लिए? अमेजिंग, मचा दिए हो तुम लोग, मचा दिए हो। आ गया सबको समझ में? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन यस सर, हमारा सॉलिड स्टेट तो मजबूत हो गया एकदम। तो ऐसे सवाल आते हैं, आप जितने पीवाईक्यू सोल्व करोगे ना उतना आप लोगों को फायदा होगा, और इसलिए हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज चलाई है। यस, और अगर आप कहोगे तो नीट में भी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अभी ये बोर्ड है, हालांकि बोर्ड और नीट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि बोर्ड में थोड़े लंबे सवाल आते हैं और नीट में एक्चुअली आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। हालांकि यही फर्क है, और बाकी मानोगे तो डिफिकल्टी लेवल में फर्क नहीं है। नीट के सवाल आपको आसानी मिलेंगे एज कंपेयर टू बोर्ड एग्जाम, है ना। देखो नीट, कोई लोग कहते हैं नीट बहुत हार्ड होता है, मैं कहता हूं नीट के आपके जो एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम से ईजी होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीट एग्जाम में 4 ऑप्शन तो होते हैं तुम्हारे पास। समझ में आया क्या? थिंक ऑफ इट। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने मचा दिया है। और अगर आप लोगों को मजा आया होगा तो आप लोग जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की पीवाईक्यू कौन कौन नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना चाहता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की पीवाईक्यू सर नीट के लिए भी शुरू कर दो। तो हम लोग नीट के लिए पीवाईक्यू पीछे के चैप्टर से शुरू कर देंगे, बोर्ड के पीवाईक्यू आगे के चैप्टर से चल रही है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तैयार हो तुम लोग? बहुत है बढ़िया। तो फाइनली फिनिश हो गया सॉलिड